बल्कि कोटा भी जीता है और आने वाले समय में वो ओलंपिक का मेडल भी लेके आएंगे। तो आज जो आपकी जानकारी दी जाएगी, जैसे आपने एयर राइफल के बारे में सीखा, वैसे ही आप 3 पोजीशन 50 मीटर इवेंट में कैसे शुरुआत करें, तो मैम उसका आपको बेसिक और एडवांस दोनों भी पढ़ाएंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक से। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग एंड शेयर योर टाइम फॉर द ई-पाठशाला। So time is yours, ma'am. It's my pleasure, Deepak. Thank you very much for introduction. और ये इस प्लेटफॉर्म पे शूटर्स को एड्रेस करना मेरा प्लेजर है, क्योंकि ये बहुत सालों से मैं ये सोच रही थी कि कैसे इतने सारे शूटर्स को मैं कैसे अप्रोच मतलब रीच कर सकती हूँ। क्योंकि कई सारे शूटर्स आते हैं कि कोचिंग के लिए, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि एक एक को सिखा पाए हम। और आप जानते हो 50 मीटर इवेंट्स कितने कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो ई पाठशाला मुझे साई के मैं बहुत दिल से मैं बहुत ही आभारी हूँ और उनका अभिनंदन भी करती हूँ कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है। और एनआरआई का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए और क्लास के लिए बुलाया। तो अगर वंस अगेन जो भी आप दर्शक है सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। और कैसा है, अभी हम शुरू करते हैं अपना क्लास। उसके पहले एक रेवा स्क्रीन शेयर कर, एक स्क्रीन पे अभी आपको दिख जाएगा, देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर टुडेज क्लास। फर्स्ट go straight to the first slide. ओके अभी आज हम जानेंगे 50 मीटर राइफल शूटिंग के बारे में। कैसा है कि हमारे बहुत सारे शूटिंग में बहुत सारे इवेंट्स है। जैसे आपने अभी जो भी रेगुलरली ई पाठशाला के क्लासेस ले रहे हो आप, उनको तो उन्होंने काफी सारे राइफल देखा, पिस्टल देखा, वैसे शॉटगन भी है, बिग बोर भी है। लेकिन उसके अंदर अभी राइफल में भी, सिर्फ स्मॉल बोर राइफल में भी कई सारे इवेंट है। जैसे आपने देखा एयर राइफल पहले आप सीख चुके हो। तो अभी हम बात करेंगे 50 मीटर राइफल के बारे में, क्योंकि और इसमें कई सारे इवेंट है। तो आज उसका आगे जाने से पहले हम देखते हैं कि हमारा पूरे कोर्स का 6 दिन मैं क्लास लूंगी। तो 6 दिनों में हम क्या क्या सीखेंगे, ताकि आपको पता चले कि हम अगले वाला हमारा टॉपिक क्या है। यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी कि आपके जो भी सवाल है, वो सवाल आप आज जिस दिन आप सवाल पूछ रहे हैं, उस दिन जो टॉपिक है उसी के हिसाब से आप सवाल पूछे। और ये सवाल हर सेशन के एंड में लास्ट 15 मिनट में हम वो सवाल लेंगे। अगर उस दिन सपोज आज कुछ ज्यादा सवाल है और हम सब नहीं ले पाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, उसके जवाब आपको बाद में आते हुए दिनों में मिल जाएंगे। तो लेट्स सी, एक बार एक नजर डाल देते हैं कि हमारे टॉपिक्स क्या है। आज का तो है डे 1 का एक जनरल इंट्रोडक्शन टू 50 मीटर शूटिंग, और उसके इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारे पॉइंट्स है, वो देखेंगे। फिर पैरामीटर्स ऑफ गुड शूटिंग पोजीशन, सिस्टमैटिक सेटिंग ऑफ शूटिंग पोजीशन। फिर डे 2 में हम प्रोन पोजीशन कैसे, उसके बेसिक्स क्या है और कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। डे 3 में स्टैंडिंग पोजीशन का सेम वे में उसके डिटेल्स देखेंगे। डे 4 में नीलिंग पोजीशन के बारे में सीखेंगे। और डे 5 में यहाँ हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, जहाँ आपका परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए कौन कौन से एक्सेसरीज हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, हम हमारे टाइम के हिसाब से जो भी जरूरी है उनके बारे में बात करेंगे। और फिर शॉर्ट एग्जीक्यूशन हुआ, ट्रिगर सेटिंग हुआ, ये थोड़ा सा स्पेशलाइज्ड है, तो ये एडवांस थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा 5वें दिन पे। और 6ठे दिन में किस तरह से 50 मीटर इवेंट्स की ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, और आउटडोर शूटिंग के चैलेंजेस क्या है, उसको कैसे डील किया जा सकता है, एमिनेशन के बारे में जानकारी लेंगे। और फाइनली मेंटेनेंस एंड ऑफ राइफल एंड इक्विपमेंट, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स बिगिन विथ आवर डे 1।
ओके, आज पहले इंट्रोडक्शन 50 मीटर राइफल शूटिंग, किसी भी शूटिंग इवेंट का इंट्रोडक्शन सेफ्टी के बगैर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप समझते हो हम हथियारों से डेली हथियारों से खेलते हैं, लिटरली खेलते हैं। तो हाँ, खेलने वाले की और आसपास के हर चीज की और हर इंसान की सेफ्टी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये सेफ्टी रूल्स सही 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 तरीके से जानें। तो पहले तो हम देखते हैं सेफ्टी रूल्स क्या है आज। सेफ्टी रूल्स जैसे मैं समझती हूँ कि अभी से मुझसे पहले जिन कोचेस ने आपकी क्लास ली, आई एम वेरी श्योर सभी ने सेफ्टी आपको बताया होगा। फिर भी मैं एक बार इसको रिपीट करूंगी, क्योंकि 50 मीटर पे हम डील करते हैं रियल एमिनेशन और गन से, जो कि बहुत जानलेवा है। वैसे एयर पैलेट से भी बहुत हार्मफुल है एयर पैलेट, बट बुलेट तो एकदम से जानलेवा है। और हम यहाँ खेलने आ रहे हैं, हमारी काबिलियत देखने आ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस खेल के एग्जिस्टेंस के लिए ये सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो आप दोबारा मैं फटाफट पढ़ती हूँ ये। और कुछ ऐसे रूल्स है जो आईएसएसएफ ने एज अ जो सेफ्टी रूल्स है वो गेम रूल्स करके उन्होंने डलवाए हैं इसमें। तो जैसे जैसे एक एक रूल के बारे में मैं बताऊंगी, वैसे वो वहां वहां पे वो रूल्स भी मैं बताती जाऊंगी। तो 3 बेसिक रूल है वेपन हैंडलिंग के। उसमें सबसे पहला रूल है कि आपका वेपन हमेशा सेफ डायरेक्शन में पॉइंट होना चाहिए। सेफ डायरेक्शन कौन सा है? तो टारगेट की तरफ या तो जमीन की तरफ, कि जहां किसी को नुकसान ना हो। कभी भी आपका गन किसी भी इंसान की तरफ पॉइंट नहीं होना चाहिए। दूसरा जो रूल है कि आपका ट्रिगर फिंगर हमेशा जब तक आप शूट करने के लिए रेडी नहीं हो, वो ट्रिगर फिंगर ट्रिगर गार्ड के बाहर होना चाहिए। यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि आईएसएसएफ के रूल के हिसाब से, हमारे जो खेल के नियम हैं उनके हिसाब से ट्रिगर गार्ड के बगैर शूट करना अलाउड ही नहीं है। मतलब आप अपना राइफल ट्रिगर गार्ड के बगैर पास ही नहीं करवा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसलिए आप सारे याद रखो। और स्पेशली 50 मीटर राइफल इवेंट में राइफल के ट्रिगर बहुत हल्के होते हैं। तो क्योंकि वो ट्रिगर हल्का होता है, वो कभी भी थोड़े से धक्के से भी वो छूट सकता है। इसलिए आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जब तक आप सही तरीके से टारगेट पे नहीं आते हो या आप शूटिंग के लिए रेडी नहीं हो, ट्रिगर ना चलाए या ट्रिगर पे उंगली ना रखे। ट्रिगर गार्ड पे के बाहर ही आपकी उंगली होनी चाहिए। तीसरा रूल है कि जब हमेशा आपका जो बोल्ट है या बोल्ट एक्शन है उसको खुला रखना है और वेपन भी अनलोडेड होना चाहिए। क्योंकि गलती से, मतलब सारे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो गलती से ही होते हैं। तो हमें वो सारे मिस्टेक्स जितने रिड्यूस कर सकते हैं वो रिड्यूस करने चाहिए, ताकि हमारा गेम एकदम सेफ हो। यहाँ मुझे एक कहना है कि अगर आप गलती से लोडेड राइफल रखते हो तो आप सीधा डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, इसलिए आप ये ख्याल रखें। फिर कुछ एडिशनल बेसिक रूल्स है, जैसे सारे वेपन्स आपको हमेशा वेपन को लोडेड ही कंसिडर करना है। कभी भी लोडेड वेपन लेके ट्रांसपोर्ट नहीं, यहाँ वहां से या एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना है। फिर लोडेड वेपन स्टोर भी नहीं करना है। फिर कभी भी फॉल्टी वेपन नहीं यूज करना है, उससे आपको खतरा हो सकता है, आपके आसपास के लोगों को भी खतरा हो सकता है। फिर सही एमिनेशन यूज करना चाहिए। कई बार गलत एमिनेशन है, तो कई बार ऐसा हुआ है, मैंने खुद देखा है कि फॉल्टी एमिनेशन था तो वो चेम्बर में ही बर्स्ट हो गया। तो उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं या धुआं निकलता है वो हमारे लिए बहुत डेंजरस है, तो उसका ख्याल आपको रखना है। कभी भी किसी और शूटर के वेपन को उसके परमिशन के बगैर हाथ नहीं लगाना है। और वेपन के आसपास आपको मस्ती मजाक नहीं करना है। जैसे लेन पे आप रोज आते हो, रोज अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करते हो,
फिर आपको आदत हो जाती है। हमारे लिए वेपन आर्म्स एमिनेशन हैंडल करना, शूटर जो स्पोर्ट शूटर है उनको आदत हो जाती है, और फिर हम उसकी रिस्क फैक्टर भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और कहीं भी आपको अगर कोई अनसेफ बिहेवियर दिखे, कोई अगर रूल तोड़ रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रोको और उसको करेक्ट करो, क्योंकि ना कि सिर्फ आपकी जान में तो भी खतरा है, ना सिर्फ, तो आपकी जान तो आपकी जिम्मेदारी है ही है। तो और कुछ एडिशनल रूल्स है। यहाँ मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं जब पहली बार अहमदाबाद नेशनल में, मेरी पहली नेशनल थी, मैं अपने लेन के पीछे वेट कर रही थी कि मेरा टर्न आएगा। तो मेरे बगल वाले लेन पे एक महाशय खड़े थे, और लेन के पीछे टेबल पे उन्होंने राइफल रख के कुछ कर रहे थे, असेंबल कर रहे थे या क्लीन कर रहे थे, और पीछे उनके साथ फैमिली बैठी थी। तो एक बच्चा उनके लेन पे एग्जैक्टली उनके राइफल के सामने उछल कूद कर रहा था। तो हमारे साथ एक भैया थे, उन्होंने उनको टोका कि अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हो, बच्चा सामने, आपके राइफल के सामने वो बच्चा खड़ा है। तो तुरंत उनके तरफ से रिप्लाई आया कि अरे कोई बात नहीं, हमारा ही है। मतलब मुझे आज तक ये बात हुई थी दिसंबर 1987 में, मेरे पहले नेशनल के टाइम। लेकिन मुझे वो बात अभी तक याद है, क्योंकि मैं इन बातों को मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये सेफ्टी इज पैरामाउंट। तो वो तब भी सुनी थी, आज भी मुझे लगता है कि कोई इतने कैजुअल एटीट्यूड से कोई कैसे गन को हैंडल कर सकता है। तो आप प्लीज इन बातों का ख्याल रखो कि ऐसा कैजुअल एटीट्यूड आपके लिए और आपके परिवार के लिए भी, और आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। नेक्स्ट। तो ये कुछ बेसिक रूल्स है, रेंज के रूल्स है। कभी भी रेंज ऑफिसर के कमांड आपको हमेशा फॉलो करने हैं। उनके कमांड के बगैर आप लेन ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। उनके कमांड के बगैर आप लेन से अपना वेपन भी नहीं उठा सकते। और जब भी आप अगर लेन छोड़ के आपको बाहर जाना है, तो आपको रेंज ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये सारे रूल्स इसलिए बने हुए हैं ताकि जैसे जब रेंज चलता है, कई सारे शूटर एट वन टाइम शूट करते हैं, बहुत सारे शूटर्स है। फिर किसी का कोई टारगेट खराब है, कुछ टेक्नीशियंस रहते हैं रेंज पे, तो फॉर किसी वजह से अगर आगे कोई इंसान गया है कुछ रिपेयर करने, कुछ करने, तो आपको हर एक को हर चीज पता होनी तो जरूरी नहीं हो मतलब जरूरी नहीं आपको सब कुछ पता हो। तो इसलिए एक उस रेंज पे एक इंसान कमांड में रहता है, एक इंसान के अंदर पूरा रेंज चलना चाहिए। इसीलिए हमेशा रेंज ऑफिसर के कमांड ध्यान से सुने और उसको अच्छे से फॉलो करें। और जो लास्ट रूल है कि होल्डिंग एक्सरसाइज सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज में अलाउड होती है। आप कहीं भी खड़े होके होल्डिंग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो जो होल्डिंग के लिए जो डेजिग्नेटेड एरिया है, आप वहीं पे होल्डिंग कर सकते हैं। और इन सब का बॉटम लाइन है, डिसिप्लिन इज पैरामाउंट। ओके। तो ये है हमारा रेंज, 50 मीटर का ये रेंज आप देख सकते हो। सी बेसिकली 50 मीटर क्या है? 50 मीटर एक डिस्टेंस है शूटर और टारगेट के बीच में। ठीक है। तो जो भी एकदम नए हैं, जिन्होंने शूटिंग कभी देखी नहीं, शूटिंग खेल के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए ये कुछ इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ कि 50 मीटर डिस्टेंस है राइफल शूटर और टारगेट के बीच का। मतलब लेन पे एक लाइन खींची हुई रहती है, उस लाइन के आगे शूटर नहीं जा सकता, क्योंकि वो लाइन है 50 मीटर की। तो नेचुरली अभी ये 50 मीटर का रेंज है, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कई सारे शूटर एट वन टाइम शूट करते हैं, तो बहुत सारा एरिया लगता है। तो नेचुरली ये इतना बड़ा एरिया कवर तो नहीं हो सकता। तो ये हमारे 50 मीटर के इवेंट्स आउटडोर होते हैं। यूरोप में कुछ रेंजेस है जो इंडोर है, बट वो मेनली प्राइवेट क्लब्स की या कोई भी रेंजेस है, वो मेनली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि विंटर में वहाँ आउटडोर शूटिंग, आउटडोर एक्टिविटीज उनके लिए पॉसिबल नहीं होते, इसलिए वो इंडोर उनका ट्रेनिंग का रेंज है। लेकिन हमारे यहाँ सारे क्वालिफिकेशन मैचेस आउटडोर में ही होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए शूटर्स के लिए ये एक चैलेंज है, लाइट, विंड और वेदर कंडीशंस को हैंडल करना। ओके।
तो ये 3 चीजें हैं जो शूटर्स को हैंडल करनी पड़ती हैं। ये अब आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये आपका 50 मीटर का टारगेट है। लेफ्ट में जो है वो पेपर टारगेट है। आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक टारगेट यूज करते हैं, तो उसके ऊपर साइज सेम ही होता है उसका, सिर्फ उसके ऊपर वो रिंग्स नहीं दिखते। सिर्फ दूर से तो वैसे भी हमें रिंग्स नहीं दिखते, लेकिन उसका क्योंकि उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आता है, रिंग की उनकी उन पर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल टारगेट पे ये ऐसे रिंग्स बने होते हैं। सबसे बीच में जो रिंग है वो 10 रिंग है। बीच के जो 2 रिंग है वो 10th रिंग है। और उसके बाहर बाहर 9, 8, 7 ऐसे कर करके बाहर जाते हैं। तो आप ये जो टारगेट देख रहे हैं ना, ये होता है अराउंड इस साइज का। पूरा जो काला है वो अराउंड इस साइज का होता है। लेकिन यहाँ पे वो इतने साइज का है। लेकिन जब दूर चला जाता है, जब 50 मीटर पे चला जाता है, तो वो आपको एक डॉट की तरह दिखता है। उसमें ना वो ये रिंग नजर आती है ना कुछ। लेकिन जब हम अभी मैं सभी के लिए इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एक्यूरेसी जो है आज अभी हमारे शूटर्स से जो एक्यूरेसी एक्सपेक्ट की जाती है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 9th रिंग के अंदर गलत वाला शॉट 9 में जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी एक्यूरेसी और कितना प्रिसीजन हमें चाहिए। तो लेट्स सी उसके आगे। तो अभी यहाँ हम देखेंगे कि ये 50 मीटर इतना डिस्टेंस है, उसमें लाइट विंड वेदर तो आ गया। अब 50 मीटर पे आपकी गोली पहुंच पाए एक्यूरेटली, तो हमारे पास वेपन भी ऐसा होना चाहिए जो जिसका कैलिबर उतना हो कि इतने 50 मीटर डिस्टेंस तक वो एक्यूरेटली गोली चला पाए। तो उसकी वजह से हम .22 कैलिबर का वेपन यूज करते हैं। ये सारी जो राइफल आप देख रहे हैं, ये कोई स्पोर्ट्स राइफल और फ्री राइफलें हैं। अभी रूल्स चेंज हुए 2 साल पहले, तो मोर और लेस सारी एक जैसी हो गई है। लेकिन हर शूटर अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से भारी या हल्का वेपन चूज कर सकता है। तो इन वेपन्स में जो बेसिक मैकेनिज्म यूज होता है वो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म से इसका नाम है फायर आर्म्स। इसको इन जो .22 वेपन जो 50 मीटर पे यूज होते हैं उनको कहते हैं फायर आर्म इवेंट। अभी जैसे एयर राइफल में है, एयर राइफल में पैलेट जो निकलता है वो कंप्रेस्ड एयर जो रिलीज होती है तब पैलेट बैरल के थ्रू निकलता है। तो जैसे वहां पे इसीलिए उनको एयर वेपन कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो बेसिक मैकेनिज्म है जो यूज किया जाता है इन वेपन्स में, दैट वर्क्स ऑन फायर। वो फायर का उसका मैकेनिज्म है। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ वो कैसे रहता है। हमारा बुलेट जो होता है, अभी कईयों ने आप में से कई लोगों ने देखी होगी बुलेट। तो उसके ऊपर एक लेड का क्राउन होता है और नीचे एक मेटल का शेल होता है। वो अगर जब फायर्ड बुलेट होता है उसका शेल खाली होता है, उसमें कुछ नहीं रहता। लेकिन जब पूरा बुलेट जो हमारे पास होता है उसके अंदर उस कंटेनर में, उस एम्प्टी शेल में बॉटम में एक केमिकल लगा रखा जाता है, उसको कहते हैं प्राइमर। और उसके ऊपर गन पाउडर, बहुत सारी गन पाउडर डाली जाती है और उसके ऊपर वो क्राउन लगा के उसको टाइट कर देते हैं, उसके ऊपर वो लेड का क्राउन। तो जब हम राइफल लोड करते हैं तो ट्रिगर एक्टिव हो जाता है। फिर जब आप ट्रिगर हम चलाते हैं तो फायरिंग पिन जोर से जाके उस बुलेट को हिट करती है। और बुलेट को मतलब अंदर जो प्राइमर है उसको वो बहुत तेजी से वो हिट करती है। और उस जो वो फ्रिक्शन या उस शॉक से जो प्राइमर एक्टिवेट हो जाता है और वो जो गन पाउडर को आग लगा देता है। और गन पाउडर तो है ही, मतलब उसको बहुत आसानी से आग लग जाती है। तो उस उतने छोटे से उस एरिया में, उस कंटेनर में एकदम से आग से बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप होता है, बहुत हीट और प्रेशर बिल्डअप होता है। और उस प्रेशर से ऊपर का जो लेड का क्राउन है वो जोर से बाहर फेंका जाता है, वो बैरल से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो प्रोपेलिंग है बुलेट का वो फायर से इनिशिएट होता है, इसीलिए इन वेपन्स को फायर आर्म कहा जाता है। अभी ये फायर आर्म्स है
और अभी ये जो जोर से जो प्रेशर रिलीज होता है, तो आपको जैसे पता है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो उसका जो वो झटका जो मिलता है उससे इन वेपन्स में रिकॉइल आ जाता है। तो ये आप याद रखिए, ये सारी लिस्ट मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगी, तो उसमें ये रिकॉइल आ जाता है। और ये जो पूरा मैकेनिज्म है, उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है या फायर, जो जितना प्रेशर है उसको उसके अंदर ही कंटेन रखने के लिए, उसके अंदर अंदर रखने के लिए, और ताकि बाहर किसी को कुछ हार्म ना हो और बुलेट सही तरीके से निकले, वो सारा मैकेनिज्म एक बहुत हार्ड मेटल कंटेनर में क्लोज है। जैसे हमारा बैरल है, बहुत ही हेवी हार्ड मेटल से बना हुआ है, ताकि वो उस प्रेशर से और उस फ्रिक्शन से उसको कोई हार्म ना हो उसका। और इवन चेम्बर इज आल्सो मेड ऑफ वेरी हार्ड स्ट्रॉन्ग मेटल, ताकि ये जो मैकेनिज्म है उससे उसको वो डिस्टॉर्ट ना हो। तो नेचुरली हमारा जो वेपन है वो बहुत भारी बन जाता है। और क्योंकि इतना भारी वेपन हम यूज कर रहे हैं, तो वो भारी वेपन झेलने के लिए हमें चाहिए कि ये सारे इक्विपमेंट हम यूज कर सके। आप देख सकते हो ये जैकेट ट्राउजर्स है, जो हमें कुछ बॉडी को सपोर्ट करता है। ये इनर वेयर है अंदर पहनने के लिए अच्छी फीलिंग आए इसके लिए। ग्लव्स देख सकते हो, जूते हैं। ये स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स है जो हम यूज करते हैं और बेटर एक्यूरेसी एंड टू टेक ऑन वो जो इतना भारी वेपन है उसको संभालने के लिए। नेक्स्ट। और उसके साथ साथ 50 मीटर इवेंट्स में ये कुछ पिक्यूलियर, कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट है, एक्सेसरीज है। आप देख सकते हो हैंड स्टॉप है, वो हम बाद में जब पोजीशंस डेवलप करेंगे तब आप देखोगे कि ये हैंड स्टॉप कहाँ यूज होता है। वो बैरल आपके राइफल के बॉटम में वो लगता है, जिससे, और उसका जो कड़ी है उसके अंदर स्लिंग फिक्स होती है, तो वो आपके लेफ्ट हैंड को सपोर्ट करता है। फिर साथ में आप देख सकते हो स्लिंग है, वो इस हैंड स्टॉप में फंसती है और वो आपके हाथ को सपोर्ट करती है। और इसके बाद बट प्लेट है विथ हुक, क्योंकि ये अलाउड है और वो हुक एडवांटेज देता है, इसलिए हम 50 मीटर इवेंट्स में हुक इस्तेमाल करते हैं। फिर पाम रेस्ट है जो स्टैंडिंग में यूज होता है, और नीलिंग रोल है जो नीलिंग में यूज होता है, नीलिंग में सपोर्ट देता है। तो ये इस तरह से शूटिंग रेंज शूटर्स के साथ दिखता है। तो ये सारे फैक्टर्स है जो 50 मीटर इवेंट के फीचर्स है ये सारे। हम अभी इसके आगे देखेंगे। ओके, सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ गुड शूटिंग पोजीशन। तो हमने देख लिया कि 50 मीटर इवेंट में 50 मीटर इवेंट क्या है, वेपन कैसे है, इक्विपमेंट क्या यूज होते हैं, और हमारे वहाँ पे चैलेंजेस क्या है। अभी हम देखेंगे कि पैरामीटर्स ऑफ गुड शूटिंग पोजीशन। ओके, इसमें ये मैंने तीन चीजों में 3 पैरामीटर्स मैंने डिफाइन किए हैं, जो मुझे लगते हैं कि हमारे सारे ही तीनों इवेंट में, मतलब जैसे प्रोन है, स्टैंडिंग है, नीलिंग है, ये 3 पोजीशंस हम इन 3 पोजीशंस में हम शूट करते हैं 50 मीटर पे। तो इन तीनों ही पोजीशन को ये रूल करते हैं, ये 3 पैरामीटर्स। तो पहले हम देखते हैं बैलेंस। ओके, बैलेंस और स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बनाया है। यहाँ पे हमें आप थोड़ा सा साइंस आज के दिन, बिकॉज आज का दिन ये हमारा बेस लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ताकि आगे के दिन में हम जो करेंगे वो अच्छी तरह से समझ पाए। तो इसलिए ये बैलेंस और स्टेबिलिटी के ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डायग्राम। जो लेफ्ट में सबसे पहले आपको दिख रहा है वो हमारा एक सिंपल स्क्वायर बॉक्स है जो जमीन पे रखा हुआ है। आप देखो ये 3
तीन चीजें आपको याद रखनी है आगे से। एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दूसरा है ग्रेविटेशनल लाइन, और तीसरा है बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट सिंपली आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट जहां जमीन को टच कर रहा है वो बेस ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि जहां हम टच करते हैं वहां हम जमीन का सपोर्ट ले रहे हैं, वो बेस ऑफ सपोर्ट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपने स्कूलों में डेफिनेटली पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है, जहां जिस पॉइंट पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस कर सकते हैं, तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। साइंटिफिक वर्ड में ऐसे कहते हैं कि वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जहां पे सारा जो बॉडी वेट है उस ऑब्जेक्ट का वो सेंटर्ड है, ऐसे अज्यूम किया जाता है। तो इन सिंपल वर्ड्स उस पॉइंट पे हम वो ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ। और ग्रेविटेशनल लाइन, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सीधा जमीन तक जो लाइन जाती है उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल लाइन। तो अभी आप देखो, पहले जो ऑब्जेक्ट में वो बहुत ही स्टेडी और स्टेबल है, उसको अगर आपको पलटना है, उसको हिलाना है, तो आपको बहुत ताकत लगेगी। ठीक है, और वो आराम से वहां बैठा है। अगर ऐसा जस्ट इमेजिन कि ये अगर इंसान है या ह्यूमन है, तो ही इज सिटिंग रिलैक्स्ड, पूरे रिलैक्स बैठा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है इस पोजीशन में रहने के लिए। अभी सेकेंड ऑब्जेक्ट में, सेकेंड डायग्राम में जाते हैं हम। यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा 30 डिग्री टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, अभी उसका बेस ऑफ सपोर्ट, और उसको थोड़ा एक कोने में लेफ्ट हैंड साइड पे उसको एक सपोर्ट दे रखा है कि दोबारा जमीन पे गिर ना जाए। तो अभी ये जो ऑब्जेक्ट है इस पोजीशन में, उसका बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां है वो ऑब्जेक्ट सेम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका वही रहने वाला है। लेकिन अभी ग्रेविटेशनल लाइन थोड़ी राइट साइड में, थोड़ी नहीं काफी हद तक राइट साइड में गई, लेकिन अभी भी वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है, मतलब जो सपोर्ट है उसके अंदर है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट अभी भी स्टेडी है, अभी भी गिरेगा नहीं, वो रह जाएगा वहां पे। और क्योंकि उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सपोर्ट दे रखा है, उसके सहारे वो रह जाएगा। अब देखते हैं तीसरा डायग्राम। इसमें उसको हमने और 45 डिग्रीज में उसको टर्न किया। अब क्या हुआ, बेस ऑफ सपोर्ट छोटा हो गया, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वहीं पे है, लेकिन ग्रेविटेशनल लाइन एग्जैक्टली बेस ऑफ सपोर्ट के एंड पे आ गई है। अभी ये हम कोई भी बेसिक कॉमन सेंस से हम ये जान सकते हैं कि इस पोजीशन में उसको गिराना बहुत आसान है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं गिर सकता, क्योंकि वहां हमने उसको सपोर्ट दे रखा है। राइट हैंड साइड में गिराने के लिए थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो वो गिर जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बैलेंस किया जा सकता है अगर हम सही सही उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस ऑफ सपोर्ट उस लाइन पे सही रखें, तो ये फिर भी बैलेंस हो सकता है। स्टेबल नहीं होगा लेकिन बैलेंस होगा पक्का। जैसे आपने देखा होगा, योग करते हैं हम, दो पैरों पे भी बैलेंस कर सकते हैं हमारी बॉडी, एक पैर पे भी खड़े होके हम बैलेंस कर सकते हैं। और जो योग एक्सपर्ट होते हैं वो तो अब अपने टोज पे खड़े होके भी बैलेंस कर सकते हैं। तो ये दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये उस तरह का कुछ है। अभी लास्ट हमारी मेन इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट है, डायग्राम है ये आखिरी वाला। इसमें आप देखना कि ये और ज्यादा हमने उसको ट्विस्ट कर दिया 30 डिग्री उल्टी तरफ, लेकिन सपोर्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। अभी आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके इस तरह से उसको स्टेडी करके दिखाओ, वो कभी नहीं होगा, वो गिर ही जाएगा इस तरफ, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल लाइन जो है बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर निकल गया अभी, तो इसलिए वो बैलेंस कर नहीं सकता। और जो बैलेंस नहीं है तो स्टेबिलिटी जीरो है इसकी। तो ये हमारा जो बॉडी है, कई बार हमारे पोस्चर्स में ये सीन आ सकता है। और फिर इसको अगर स्टेडी करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब ये पीछे सपोर्ट दे रखा है लेकिन सपोर्ट अटैच नहीं है, वो नीचे से सपोर्ट दे रखा है, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं सकता उसको। वो तभी रुकेगा अगर वो सपोर्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो सपोर्ट है वहां पे अगर हम उसको पकड़ ले, कोई वेल्ड करे उस ऑब्जेक्ट के साथ, तो ही वो इस पोजीशन में रुक सकता है और रह सकता है।
तो ये जो वेल्डिंग है, ये जो होल्ड है, ये क्या है? दैट इज व्हाट इज आवर मसल्स डू फॉर अस। जब हम टेढ़े मेढ़े पोस्चर में खड़े होते हैं, तभी हम हमारी बॉडी को गिरने से बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स हमारे काबू में है। ठीक है। अभी अभी ह्यूमन, यहाँ भी और थोड़ा सा हमें आज के दिन थोड़ा सा साइंस की पार्ट तो हमें पढ़नी पड़ेगी। मेरी कोशिश है कि वो बहुत थोड़े सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसी के ऊपर हमारे सारे पोस्टर्स डिसाइड होंगे आगे। तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, नाम बहुत तो उसके बड़े बड़े हैं क्योंकि साइंटिफिक टर्म्स है ये, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी मतलब इन सिंपल वर्ड्स हमारा शरीर का ढांचा। मतलब किसी की गर्दन लंबी है, किसी का फोर आर्म लंबा है, किसी का अपर आर्म लंबा है, इन दो बोन्स का जो आपस में प्रोपोर्शन है, ये सारा ह्यूमन एनाटॉमी में आता है। और फिजियोलॉजी में आता है आपका बॉडी का मसल्स और बोन्स कैसे एक्ट करते हैं आपस में, मतलब क्या 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 फंक्शंस हैं इनके। तो हमारे काम का तो हमारे फिजियोलॉजी में तो पूरा बॉडी के सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, लेकिन हमारे काम के उसमें सिर्फ बोन्स और मसल्स है। यहाँ हम थोड़ा सा एक समझ लेते हैं कि जो हमारे बोन्स है, बोन्स हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं। लेकिन अब कोई भी आपके स्कूलों में आपने देखा होगा स्केलेटन, स्केलेटन अपने आप में कहीं पर भी वो ना खड़ा हो सकता है, ना अपने आप से कहीं हिल सकता है। तो उनको खड़ा होने के लिए, मतलब स्केलेटन को अपने उस फॉर्म को रखने के लिए और हिलने के लिए चाहिए मसल्स। तो जब उसको मसल से वो सारे बोन जब कवर हो जाते हैं, तब आपकी बॉडी उस स्केलेटन को जो एक शेप आ जाता है और वो उसके उस फॉर्म में वो रह सकता है। तो यहाँ मसल्स का काम, दो तरह से मसल्स काम करते हैं। मसल्स काम करते हैं, एक तो दे होल्ड अस, वो हमें पकड़ के रखते हैं और हमें हिलने में हमारी मदद करते हैं। तो इसलिए मसल्स के दो मेन फंक्शंस, मतलब उसके दो गुण हैं मसल्स के। एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जब करते हैं मसल, तो मूवमेंट होता है, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब होल्ड होता है। तो रिलैक्स, अभी हम सभी को पता है, रिलैक्स्ड मसल्स बॉडी को रिलैक्स करते हैं और वो बहुत देर तक रिलैक्स रह सकते हैं। बट कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स, वो कॉन्ट्रैक्टेड है, उनमें टेंशन है, तो वो बार बार रिलैक्स होने की, फिर थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए ये जो, और उससे जो बॉडी में जो टेंशन होती है, तो इसलिए जब हम शूट करते हैं तो वो रिएक्शन आता है कॉन्ट्रैक्टेड मसल से। इसलिए हम जब भी पोजीशन हम डिजाइन करेंगे, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, जितने कम से कम मसल्स टेंस रहे और जितने ज्यादा रिलैक्स्ड मसल्स, उतनी ज्यादा सस्टेनेबल आपकी पोजीशन है। तो ये हमारे लिए बस इतनी फिजियोलॉजी जानना इनफ है। तो अभी जो दो हमने पढ़े पैरामीटर्स ऑफ शूटिंग पोजीशन, इसमें हमने देखा बैलेंस, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो उसमें बैलेंस हमने देख लिया वो क्या था, लेकिन बैलेंस रिक्वायर्ड, शूटिंग पोजीशन को बैलेंस जरूरी है, ताकि हर शॉट के बाद जो रिएक्शन आता है वो एक जैसा आए और हमें स्टेबिलिटी मिले। और बैलेंस बॉडी स्टेबल होती है, लेकिन स्टेबिलिटी के अपने अलग अलग ग्रेड्स होते हैं। जैसे हम एक पैर में भी खड़े हो सकते हैं, बॉडी तो बैलेंस है लेकिन स्टेबिलिटी कम है। दो पैरों पे खड़े होते हैं तो स्टेबिलिटी, बैलेंस तो डेफिनेटली है, बट यू हैव अ बेटर स्टेबिलिटी। वैसे ही दो पैर अगर आप जमीन पे बैठ जाओ तो यू हैव इवन बेटर स्टेबिलिटी।
तो इस तरीके से बैलेंस तो चाहिए ही चाहिए, बट वी नीड जितना एडेड स्टेबिलिटी मिले उतना बेटर है। और बैलेंस और स्टेबिलिटी के बाद हमें चाहिए सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है आपका जो भी पोजीशन हमने बनाया है बैलेंस और स्टेबिलिटी के हिसाब से, वो पोजीशन आपका सस्टेन रहे। क्योंकि हम कैसे, हम ये सारे पोजीशंस बेसिकली शूटिंग आया ही है हंटिंग के, हंटिंग से इंस्पायर्ड है ये शूटिंग स्पोर्ट, ताकि लोग कम हंटिंग करें और पेपर में ही होल बनाए। लेकिन वहां कैसे, लेकिन उसके पोस्टर्स तो हंटिंग से इंस्पायर्ड है। तो ये जो प्रोन पोजीशन का जो पोस्टर है हमारा, वो जैसे पूरा लेटा हुआ है, तो सारे ही पोजीशंस में बेसिकली हमें एक शॉट नहीं चलाना है। आधा आधा घंटा बैठ के हमें एक शॉट तो नहीं चलाना, पूरा मैच चलाना है, जिससे करीब करीब कम से कम 60 से 70 शॉट रिलीज होते हैं। तो उतनी बार आप लोड अनलोड करते हैं। और जैसे मैंने आपको टारगेट दिखाया, द काइंड ऑफ एक्यूरेसी दैट इज रिक्वायर्ड, जो प्रिसीजन चाहिए अच्छे स्कोर के लिए, तो वो पाने के लिए आपका पोजीशन ऐसे होना चाहिए कि ये लोडिंग अनलोडिंग के टाइम और ये जो एक्शन होगा, फिर रिकॉइल भी आता है, इस सारे मूवमेंट के बावजूद पूरे फर्स्ट शॉट से लेके लास्ट शॉट तक आपका पोजीशन वैसा ही रहे, ताकि आपका शॉट हर बार एक जैसा चले, एक जगह पे जाए और आपका स्कोर बेहतर आए। इसीलिए वो सस्टेनेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। जब पोजीशन हम बनाते हैं तो ये सस्टेनेबिलिटी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से उसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी आए, इसलिए फिर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है। वो हम जब पोजीशंस एक्चुअली सेट करेंगे तब हम हर एक पोजीशन में ये देखेंगे। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुझे ये बताना हाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिसिप्लिन है। तो ये है सिस्टमैटिक सेटिंग ऑफ शूटिंग पोजीशन। ये क्यों है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट? अभी नेक्स्ट टाइम हमने अभी सारा जो 50 मीटर का इतना सारा 50 मीटर शूटिंग के बारे में इतना सारा जाना। अभी उसमें ऑफकोर्स 2 इवेंट है, मैंने इवेंट बोलना भूल गई आपको। 2 इवेंट खेले जाते हैं, एक 50 मीटर राइफल प्रोन, जो 60 शॉट प्रोन हम चलाते हैं, मतलब सारा के सारा पूरा मैच सिर्फ प्रोन पोजीशन में होता है, जो लाइंग डाउन पोजीशन होता है उसी में होता है। और एक इवेंट है 3 पोजीशन इवेंट, जिसमें 40-40 शॉट हर अलग अलग पोजीशन में शूट किए जाते हैं। तो ये दोनों ही इवेंट में ये, और प्रोन पोजीशन में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की डिमांड है। तो अभी आपने देखा शुरू से पूरे इंट्रोडक्शन में आपने देखे कि क्यों इतने सारे फैक्टर्स, इतने सारे फीचर्स है 50 मीटर के। 50 मीटर डिस्टेंस लंबा है, विंड है, लाइट है, वेदर है, उसके बाद राइफल हैवी है, उसको रिकॉइल आता है, इतने सारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। फिर शूटिंग के आईएसएसएफ के बनाए हुए रूल्स है जो हमारे पोजीशंस को कंट्रोल करते हैं। तो हम वहाँ पे कई लोगों के लिए वो डिसएडवांटेज है, कई रूल्स ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर बॉडी शेप के शूटर के लिए वो इतना कंफर्टेबल है नहीं, लेकिन फॉलो करना पड़ता है। तो वो रूल्स है। उसके बाद हमारा अपना हमारा एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जिस तरह से हमारी बॉडी एक्ट करती है। तो इतने सारे फैक्टर्स को आपको हर एक शॉट में चलाते वक्त इतनी सारी चीजों का अगर ध्यान रखना है, तो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आपको आपका काम करने का आपका एक सिस्टम हो। सिस्टम का कैसा है, हम घर में रहते हैं, उस घर में अभी कई सारी चीजें, अच्छा किचन एक जगह है, वहां एक कोने में पानी रखा हुआ है, एक जगह डाइनिंग टेबल है, जूते का एक अपना एक फिक्स जगह है, आपका बेडरूम एक जगह पे है। तो आप रोज हम उसी सर्कल में रोज हमारा काम हम करते रहते हैं। तो एक सिस्टम सा बन जाता है, आपको पता है पानी के बर्तन कहाँ रखे हैं, पानी कहाँ मिलेगा। तो रात को आप जब उठ के पानी पीने जाते हो, आप डिम लाइट में भी जाओ,
तो भी आप आराम से वहां तक पानी के बर्तन के पास पहुंच के दिया जलाए बगैर ड्रॉवर से ग्लास निकाल के आप पानी पी सकते हो आराम से, आपको सोचना भी नहीं पड़ता उसके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें वही रहेगी, इट्स एक सिस्टम आपका बन चुका है। तो अगर वैसा ही, अगर आपको इतने सारे फैक्टर्स को एट वन टाइम अगर आपको हैंडल करना है, तो आपको सारे जो ये इतने सारे इसमें से जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो आपको अच्छे से ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। और अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में आप अगर ये पोजीशंस डेवलपमेंटल लेवल पे ही अगर आपको आप ये सिस्टम बनाते हो, तो वो सिस्टम आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और बहुत आसानी से जब आप एक्चुअली कंपटीशन कर रहे हो या नॉर्मली शूटिंग भी कर रहे हो, लाइट है, विंड है, जो चेंजेबल कंडीशंस है और जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो उन कंडीशंस में आप आराम से शूट कर पाओगे। मतलब आपका पूरा ध्यान आप उन चीजों पे लाइट, विंड और वेदर पे दे सकते हो उससे हैंडल करने के लिए, ताकि आपको पता है कि आपका बाकी जो शूटिंग का सिस्टम है वो सही चल रहा है। तो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ सिस्टमैटिक अप्रोच। कैसा है, अभी बहुत सारे मैंने खुद 30 साल शूटिंग करी है, कई सारे और बहुत सीनियर शूटर्स है, और जो भी 10 कुछ साल कुछ दिन आप कोई भी चीज करते हो, तो आपको एक आदत पड़ जाती है रोज 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 उसी तरह से करने की, और वो आदत आपकी सिस्टम बन जाती है। लेकिन आदत जब सिस्टम बन जाती है, आदतों में कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है। और अब क्योंकि आपने ये आदतें कॉन्शियसली नहीं डलवाई है, जो बुरी आदतें हैं वन एक बार वो सिस्टम में बैठ गई, फिर आपको उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप आदत को सिस्टम मत बनाओ, सिस्टम को आदत बनाओ। पहले यू सेट अप अ सिस्टम और उसके बाद उसको धीरे धीरे जैसे आप रोज उसको फॉलो करेंगी, अपने आप वो आपकी आदत बन जाएगी और आपको बेटर रिजल्ट देगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। अभी हम दीपक, अभी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। जी जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेज योर हैंड सो दैट आप मैम से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कोई शूटर है उसको स्पॉट करिए। हाँ, ये बंद करो अभी। हाँ, नहीं, ये शी इज क्लोजिंग शेयर स्क्रीन अभी। या हमारा कोई भी शूटर है या व्यूअर है जिसको कोई डाउट है, तो जस्ट यू रेज योर हैंड सो दैट वी कैन स्पॉट यू और डायरेक्टली यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू द मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है आज, कोई आज के बारे में कोई सवाल नहीं है। श्वेता का क्वेश्चन है मैम। हाँ, आ गए श्वेता वर्जन। हाँ जितेश। हाँ सर, कर रहा हूँ, कर दिया। हाँ। हेलो, श्वेता जी, अपना क्वेश्चन पूछो। हेलो, हाँ बोले। मुझे ये पूछना था कि ये 50 मीटर शूटिंग के लिए लाइसेंस जरूरी होता है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि ये फायरआर्म है, ये डेंजरस और रिस्ट्रिक्टेड राइफल की रिस्ट्रिक्टेड वेपन की कैटेगरी में आता है। इसके लिए आपको पुलिस से फायरआर्म लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। तो और लाइसेंस के बगैर आप ना वेपन आप पजेस कर सकते हो ना शूट कर सकते हो। आप शूट कर सकते हो सिर्फ क्लब में जाके या ऐसी जगह पे जिस क्लब को शूटिंग फायरआर्म्स की शूटिंग कंडक्ट करने का लाइसेंस है। ऐसे क्लब में जाके आप उनके वेपन उसके अगर मेंबर हो तो आप उसकी उनके वेपन लेके आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने लिए लाइसेंस की जरूरत है। ओके। जितेश और भक्ति का क्वेश्चन है। जी भक्ति बोलिए। Ma'am, I have not understood about human anatomy and psychology. साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी। ओके, हाँ, ह्यूमन एनाटॉमी। सी, डोंट गो बाय द वर्ड्स। वो एनाटॉमी मतलब वो साइंस इतना साइंटिफिक टर्म है, इतना मुश्किल है नहीं।
ह्यूमन एनाटॉमी हमें कैसे अफेक्ट करता है? एनाटॉमी मतलब हमारा जो बॉडी का ढांचा है। जैसे सिंपल वर्ड्स में हमारे ये दो बोन है, ठीक है। हम पोजीशन जो भी लेते हैं, अगर किसी का ये बोन लंबा है तो नेचुरली उसका हाथ, और ये बोन अगर छोटा है तो पोजीशन लेते वक्त हमें उसका, अगर ये हाथ एक जगह पे आना लाना है तो उसके लिए हमें यहाँ, जैसे सिंपल भक्ति यू आर अ शूटर, इसलिए मैं इस तरह से जवाब दे रही हूँ कि फिर उसको हमें यहाँ पे पाम रेस्ट स्टैंडिंग में जब हम ऐसे पोजीशन लेके खड़े हैं तो अगर ये बोन लंबा है और ये छोटा है तो नेचुरली आपका ये हाथ नीचे रहेगा, और अगर ये बोन छोटा है और ये लंबा है तो ये शोल्डर के ऊपर आएगा। अभी मेरे लिए ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो जब ऐसे शूटर के लिए, फिर जिसका ये हाथ छोटा है उसको पाम रेस्ट, बड़ा पाम रेस्ट चाहिए स्टैंडिंग में, वो राइफल पकड़ने के लिए उसको इधर सपोर्ट देना पड़ेगा थोड़ा सा, टू रेज द राइफल। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। तो जैसे हमारे से अभी चीक बोन, मेरा ये एक शेप है मेरे गाल का, ठीक है। तो मैं जब चीक पे मेरा सर रखूंगी तो मुझे एक तरीके से वो चीक को मेरे हिसाब से मुझे वो टर्न करना पड़ेगा। अब अभी कोई शूटर्स ऐसे भी हैं जिनका ये स्क्वायर होता है, स्क्वेयरिश फेस होता है, तो उनका वो मेरी तरह से ऐसे नहीं रख सकते, तो फिर उनको वो ये बोन उनको अड़ता है, तो वो सर उनका ऐसे हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारे स्ट्रक्चर में, इसको एनाटॉमी कहते हैं। और ये सारे जो हमारी प्रोपोर्शंस है उससे हमारे पोजीशंस डिसाइड होते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि इनके बारे में हम जाने कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है और हमारे लिए क्या सूट करता है। और फिजियोलॉजी का भी ऐसे ही। फिजियोलॉजी इज बेसिकली कैसे आपके मसल्स और बोन स्ट्रक्चर आप कैसे यूज करते हो, ये बस फिजियोलॉजी इज दैट सिंपल। नेक्स्ट श्रवणन का क्वेश्चन है, जितेश जी। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। Ma'am, can you please say me some exercises? Exercises for eyes. what? Eyes. Okay. क्या आपको चश्मा है? Yes, ma'am. ओके। ज्यादा नंबर है आपको? हेलो। Hello, ma'am. हाँ बच्चे, हाँ बोलो। आपको नंबर कौन सा चश्मा है? दूर का है, पास का है? पास का है। पास का है। Yes, तो ma'am. दूर का आपको क्लियरली दिखता है? Yes. ओके। जी, आई एक्सरसाइज बहुत आसान है, आप कर सकते हो डेली। और कैसा है कि हम जब घूम रहे हैं, किसी चीज को देखते हैं, तब हम पूरी तरह से अपनी आंखों का पूरा जो फोकसिंग एबिलिटी है पूरी नहीं यूज करते। तो उसके वजह से जब आप शूटिंग करते हो, अगर आप मैंने एक नोटिस किया है कि क्योंकि मैं शूटर हूँ, शूटिंग किया इतने साल, तो शूटिंग के वक्त आंखों का फोकस करना बहुत जरूरी है। तो वो जब आंखें तो फोकसिंग एबिलिटी शूटिंग से बढ़ती है। तो मेरा नंबर भी, मुझे एकदम शुरू में, शूटिंग के शुरू में थोड़ा सा नंबर था। तो शूटिंग के शुरू में मेरा जो नंबर था वो काफी सालों तक मेरा वो नंबर चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मेरी आंख की एक्सरसाइज ऑलरेडी हो रही थी। अगर आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करना है तो दो तरह से आप कर सकते हो। एक उंगली बहुत दूर रखो, एक उंगली पास रखो, और कोशिश करो पहले यू कीप चेंजिंग योर फोकस। एक बार पास में फोकस करो, फिर दूर फोकस करो, ठीक है। और ओके, हो गया उसको। ओके, या नेक्स्ट है अभिजीत। तो अभिजीत को जितेश जी स्पॉट में लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। सर आई अनम्यूटेड दिव्याशा। अभिजीत को नेक्स्ट करता हूँ। ओके फाइन। मैम 50 मीटर शूटिंग के लिए शूटर का मिनिमम एज कितना होना चाहिए?
मिनिमम एज वैसे तो आप 12 साल से सीखना शुरू कर सकते हो, बहुत बेसिक, लेकिन मैं प्रिफर करती हूँ कि 15 साल के हो, तब तक आपका पूरा बोन स्ट्रक्चर आपका अच्छे से रेडी होता है, बोन स्ट्रांग होते हैं, मसल्स में भी कुछ स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि ये जैसे बच्चा अपने शुरू में मैंने बताया कि 50 मीटर का राइफल बहुत भारी होता है, ऊपर से उसको रिकॉइल भी आता है और इतने सारे इक्विपमेंट हम यूज करते हैं। तो अगर आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरह से बेस कर पाओगे। तो शुरू में आप जैसे प्रोन और एयर राइफल और प्रोन से आप शुरू कर सकते हो। प्रोन में इतना बॉडी पे इतना जोर नहीं आता, तो प्रोन आप कर सकते हो, एक 12-13 साल से आप शुरू कर सकते हो। और एक्चुअली और 15 के बाद आप पीटी शुरू कर सकते हो अच्छे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ। थैंक यू मैम। या और जो एक सवाल था, वो बच्चे ने पूछा कि आंखों के लिए क्या एक्सरसाइज है। सबसे पहले तो मोबाइल यूज करना थोड़ा कम करेंगे तो आंखों की सेहत वैसे भी बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट। अभी मैम जैसे हर चीज ऑनलाइन हो रही है, क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं, वो ठीक है, हम लेकिन चाह करके फिर भी मोबाइल या डिवाइस से दूर नहीं हो सकते। तो शायद आई थिंक थोड़ा डाइट और थोड़ा हाँ, एक्सरसाइज डाइट बढ़ाया बहुत जाए। जरूरी है। तनुजा का भी डाइट सवाल है। जी जी, तनुजा मैम का सवाल है। पूछिए। हेलो हाँ सर, अभिजीत को मैंने अनम्यूट कर दिया है, वो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ओके ठीक है, पहले अभिजीत का सवाल ले लेते हैं, उसके बाद तनुजा का। ओके अभिजीत, आप अपना क्वेश्चन पूछे मैम से। Hi, it was really nice to connect to you and a very nice webinar. एक छोटा सा बेसिक सवाल है। लॉकडाउन में तो lot of shooters haven't shot for a long time. Yeah. Most of them must have done dry practice at home. So now the situation is opening up. So how much should one do live and how much one should do dry in the coming days? Okay. See, firstly अभी हम ऑलमोस्ट 5 महीने के बाद सारे बाहर निकलेंगे, और ड्राई हमने ऑफ कोर्स घर पर की है, लेकिन शूटिंग डूइंग होल्डिंग एट होम और होल्डिंग ऑन रेंज, इसमें फर्क है ऑफ कोर्स। सो कुछ इनिशियली कुछ से एक हफ्ता या कुछ दिन हम ड्राई कर सकते हैं, और उसके बाद यू कैन स्टार्ट लाइव, क्योंकि वो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो लाइव से ही आएगा, और उसके फिर जो रिएक्शंस है, आपका रिकॉइल है या एयर में रिकॉइल नहीं होता, लेकिन सारे आपके मूवमेंट और वो सारा ट्रिगर और ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन, ट्रिगर और आई कोऑर्डिनेशन, वो सही बैठने के लिए आपको फिर कुछ दिनों तक बहुत ज्यादा शूट भी करना पड़ेगा टू गेट बैक योर और रिफ्रेश योर टेक्निक। Great, thank you. Yeah, welcome. जी तनुजा मैम पे सवाल लीजिए। हेलो, मैं सुन नहीं पा रही। तनुजा आप अनम्यूट करो, आप अनम्यूट करिए अपने। हेलो हेलो, मैंने अनम्यूट किया है। हाँ हाँ, I can hear you. Yeah, good afternoon, ma'am. My question is that we are playing 3 different positions like prone, kneeling, and standing. So my question regarding the center of gravity. When you go to the particular position, the center of gravity should be different or the same. So how you describe that center of gravity? See, as a shooter, जब हम actually ये जो center of gravity का जो लेसन पढ़ाया, that was mainly to understand
हाउ पोजिशंस टेक शेप। तो जब शूटर खड़ा होता है, जैसे हमें ह्यूमन बॉडी इज डिजाइंड, और हमारे ब्रेन में वो ऑलरेडी एक इट इज वो सारा वायरिंग बना हुआ है जिससे हम जान लेते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है। और जब हम कल से हम जब पोजीशंस देखेंगे तब उसमें वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम रफली मार्क करेंगे। ओके, सो यू विल नो इट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स फॉर ईच पोजीशन विल मार्क, और कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होता है या कहाँ रहता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब हम कल से देखेंगे। तो उसमें यू विल गेट योर आंसर्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके मैम, जैसे हमारे पास समय तो बहुत कम है, लेकिन हमारे कुछ फेसबुक के व्यूअर हैं, उनके भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि क्या ओल्ड किट जो है वो हमारे परफॉर्मेंस में इनहेंस करती है, या फिर कितना उसका प्रभाव पड़ता है हमारे शूटिंग परफॉर्मेंस में, अगर हम ओल्ड किट यूज करें और हमारे पास नए लाने का प्रावधान नहीं है? तो देखिए, ये तो इस पे डिपेंड है। ओल्ड और न्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओल्ड किट एक तो आपने किस तरह से उसका इस्तेमाल किया है, और उसके अभी बेसिकली हम जैकेट ट्राउजर यूज करते हैं सपोर्ट के लिए, तो क्या वो वैसे ही पुराने इसकी तरह आपको सपोर्ट दे रहा है या नहीं। कई सारे किट है जो बहुत सालों सालों तक एक जैसे ही रहते हैं। अगर आप देखोगे, आप गगन नारंग देख लेना, वो पता नहीं कौन से साल का उसका खरीदा हुआ किट है, वो आज भी यूज करते हैं, क्योंकि वो किट की क्वालिटी ऐसी है कि इतनी जल्दी उसका स्टिफनेस नहीं जाता। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप जैसे बच्चे हैं, फटाफट आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो आपका साइज चेंज हो जाता है, तो उसके हिसाब से अगर आप उसको अपने किट को थोड़ा सा ऑल्टर करें, तो फिर वो पुराना किट भी आप अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली उसकी स्टिफनेस बरकरार रहना चाहिए। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और है हमारे व्यूअर का, फेसबुक व्यूअर का। वो ये जानना चाहते हैं कि हमें 10 मीटर राइफल या पिस्टल सीखने का तो बहुत इजी क्लब्स या मिल जाते हैं, बट 2-2 इवेंट सीखने के लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए? क्या एनसीसी में हेल्प मिलती है, या कहीं और? अगर हम कैसे शुरुआत करें? मेरा एयर में इंटरेस्ट नहीं है, 2-2 में चलाना चाहता हूँ, फायर आर्म्स में इंटरेस्ट है, तो उसका कोई प्रोसीजर हो गवर्नमेंट का, या फिर क्या नाम है कोई ऐसे स्टेट का? आप एनसीसी तो एक इजी ऑप्शन है सभी के लिए कि जिसके थ्रू आपको फायर आर्म्स को एक्सेस मिल सकता है, क्योंकि मैंने खुद एनसीसी के थ्रू ही शूटिंग शुरू की। लेकिन अभी इतने पिछले कुछ सालों से अभी हमारा क्लब, राइफल क्लब्स का जो कल्चर है वो सारे कहीं देश भर में अभी धीरे धीरे फैल रहा है। हम फॉर्चुनेट थे कि हम महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ऑलरेडी हमारा महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन क्लब था, तो जिनके पास हमने ये ओरिजिनली उनके वेपन्स पे हमने सीखा, क्योंकि तुरंत अगर आपको करनी है तो तुरंत आप जाके अपना नहीं खरीद सकते, तो इसलिए किसी क्लब के थ्रू आप शुरू कर सकते हो, एनसीसी के थ्रू शुरू कर सकते हो, और फिर जैसे ही आपको रिनाउंड शॉट आप बन जाओगे, फिर आप अपना खुद का वेपन खरीद सकते हो और उसकी शूटिंग कर सकते हो। तो आपको अपने आसपास कहीं पर भी, जहां भी एक्सेसिबल आपके पास क्लब है, राइफल क्लब अगर कोई होगा तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। या मुझे लगता है ये साई का जो कमेंट प्ले जो है उसके आप रूल्स जान लो कि वहां फायर आर्म करने का अगर कोई प्रावधान है तो आप यहाँ इंक्वायरी कर सकते हो। थैंक यू मैम। और हमारा टाइम खत्म हो चुका है, एंड मैं सभी शूटर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कल भी आप ज्वाइन करें, और कल का सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मैम ने आप बहुत सारी जानकारियां दी हैं, और बिगिनर्स के लिए भी, और कई सवाल ऐसे भी थे शूटर्स के लिए जो उनके आने वाले प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी काम आएंगे। थैंक यू सो मच मैम, एंड आई वंस अगेन थैंक्स टू ई पाठशाला खेलो इंडिया, NRI and Sai for this opportunity. Thank you ma'am for your sparing your time. Thank you Deepak, thanks a lot. मिलते हैं कल। Stay safe. Thanks a lot. सारे आ जाना, अभी ये और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा जैसे जैसे हम उसकी और बारीकियां देखेंगे।
Bye. Yes, ma'am. Thank you so much. Bye, bye, ma'am.